एक बार पुनः आप सभी का बेटा हार्दिक स्वागत है। ठीक है बेटा, सीधे ही अपन तो अपना वही काम होता है बेटा चलने का आगे। ठीक है, सीधे पॉइंट पे चलते हैं, है ना बेटा। तो मैंने आपको यहाँ आज, ठीक है, जो ताज़ा प्रश्न यहाँ आपको मैंने उठाया हुआ है वो क्या है बेटा कि भारत में विशाल ग्रामीण जनसंख्या जो है किन राज्यों में निवास करती है, और क्या बतलाइए, कारण बतलाइए। समझ में आ गया। तो भारत में विशाल ग्रामीण जनसंख्या जो है ना बेटा, भारत में विशाल ग्रामीण जनसंख्या जो है निकालना बेटा, राज्य आ जाएगा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा निकालेंगे आगे बेटा बिहार, बिहार के अलावा आगे निकालेंगे बेटा अपन सिक्किम। क्या आ जाएगा बेटा, सिक्किम निकालना आ गया ना, सिक्किम आ गया। सिक्किम के बाद आगे निकालना बेटा, यहाँ जाता है आपका त्रिपुरा। क्या जाता है, त्रिपुरा। और त्रिपुरा के बाद में आगे निकालना असम राज्यों में, असम राज्यों में। ठीक है, असम राज्यों में। तो यहाँ प्रश्न हमारा ये है बेटा कि भारत में विशाल ग्रामीण जनसंख्या जो है किन राज्यों में क्या करती है, निवास करती है। या कहें तो विशाल ग्रामीण जनसंख्या जो है किन राज्यों में है, तो किन राज्यों में है बेटा, हिमाचल प्रदेश, बिहार, सिक्किम, त्रिपुरा और असम। ठीक है, क्या कह रहा है प्रश्न में आगे, कारण बताओ, है ना बेटा। क्या कह रहा है, कारण बताओ। तो कारण क्या निकलेगा, ठीक है, कारण मैं आपको यहाँ लिख रहा हूँ, क्योंकि लिखना बेटा समतल उपजाऊ, समतल उपजाऊ भागों व समतल उपजाऊ भागों व, यहाँ तक लिख लेना बेटा, है ना। समतल उपजाऊ भागों व पहाड़ी भागों, व पहाड़ी भागों के कारण एक बड़ी जनसंख्या, एक बड़ी जनसंख्या, एक बड़ी जनसंख्या। समझ में आ गया। कृषि एवं कृषि से संबंधित, कृषि एवं कृषि से संबंधित काय में बेटा क्रियाकलापों में, काय में भाई क्रियाकलापों में क्या पाई जाती है, संलग्न पाई जाती है, संलग्न पाई जाती है। यहाँ तक बता लेना, है ना बेटा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि भारत में विशाल ग्रामीण जनसंख्या जो है ना बेटा, ये हिमाचल प्रदेश, बिहार, सिक्किम, असम और त्रिपुरा, इन राज्यों में विशाल ग्रामीण जनसंख्या जो है क्या है बेटा पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, क्योंकि यहाँ समतल उपजाऊ मैदानी भाग, या कहें तो समतल उपजाऊ भागों के कारण और पहाड़ी भागों के कारण। समझ में आ गया। तो क्या क्या निकाला, समतल उपजाऊ भागों, अंडरलाइन कर लेना कॉपी में वाले, है ना, समतल उपजाऊ भागों व पहाड़ी भागों के कारण। समझ में आ गया। एक बड़ी जनसंख्या या जनसंख्या का एक बड़ा भाग जो है याद रखना बेटा इन राज्यों में विशेषता है ना। कौन कौन से राज्यों में, इन राज्यों में जो मैंने आपको लिखे हुए हैं। समझ में आ गया। हिमाचल प्रदेश, बिहार, सिक्किम, त्रिपुरा और असम, इन राज्यों में। समझ में आ गया। जनसंख्या का जो एक बड़ा भाग है याद रखना, वो कृषि एवं कृषि से संबंधित कई में क्रियाकलापों में क्या पाया जाता है, संलग्न पाया जाता है। ये हो जाता है इस प्रश्न का आंसर। समझ में आ गया। अब जो है इसके बाद आपको अगला जो प्रश्न नोटिस करना है, लिखना बेटा कि भारत के कुछ राज्यों में, मैं लिख रहा हूँ ना, भारत के कुछ राज्यों में, भारत के कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की तुलना में, अन्य राज्यों की तुलना में श्रम की सहभागिता दर, श्रम की कौन सी दर, श्रम की सहभागिता दर, यहाँ तक उतारो बेटा ना। तो क्या लिख दिया मैंने आपको कि भारत के कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की तुलना में श्रम की सहभागिता दर ऊंची क्यों है ना। तो बना देना आगे, सहभागिता दर के बाद में आगे लिख देना ऊंची, ऊंची क्यों है। तो यहाँ एक बार मैं आपको आंसर लिख देता हूँ, है ना। तो प्रश्न बना लेना बेटा आप अगला, क्या बनाओगे कि भारत के कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की तुलना में, है ना बेटा। तो भारत के कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की तुलना में श्रम की सहभागिता दर ऊंची क्यों है। सीधा सीधा प्रश्न है। समझ में आ गया। इसका आंसर भी आप अपनी नोटबुक में ऐड करें। समझ में आ गया। कैसे ऐड करना है, तो याद रखना बेटा क्या कहा जाता है कि भारत जैसे, आंसर लिखना, भारत जैसे विकासशील, भारत जैसे विकासशील देशों के संदर्भ में, भारत जैसे विकासशील देशों के संदर्भ में यह माना जाता है कि, भारत जैसे विकासशील देशों के संदर्भ में यह माना जाता है कि आर्थिक विकास के निम्न स्तरों, आगे लिखना बेटा,
आर्थिक विकास के, यहाँ से आगे लिखना है ना बेटा, यहाँ तक लिखना। तो भारत जैसे विकासशील देशों के संदर्भ में यह माना जाता है कि आर्थिक विकास के निम्न स्तरों वाले राज्यों, ठीक है, आर्थिक विकास के, आगे लिखो, निम्न स्तरों वाले राज्यों में, ठीक है, यहाँ तक उतार लो बेटा। तो क्या उतारना है कि भारत जैसे विकासशील देशों के संदर्भ में यह माना जाता है कि आर्थिक विकास के निम्न स्तरों वाले राज्यों में श्रम की लिख दो, आ गया ना, राज्यों में श्रम की कौन सी सहभागिता दर, श्रम की सहभागिता दर ऊंची है, क्योंकि आगे लिखो बेटा यहाँ, क्योंकि यहाँ है ना, क्योंकि यहाँ निर्वाह की, किसके बेटा, निर्वाह की, किनको पूरा करने के लिए, निर्वाह की आर्थिक क्रियाओं को क्या करने के लिए, पूरा करने के लिए उतारो यहाँ तक है ना बेटा। क्योंकि यहाँ क्या बेटा कि निर्वाह की आर्थिक क्रियाओं को क्या करने के लिए, पूरा करने के लिए काय की आवश्यकता होती है, अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। लिख देना आप, ये ना, अधिक, आगे बढ़ाओ, अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। ये लो साहब, यहाँ तक उतारो है ना बेटा। तो देखिए प्यारे बच्चों, मैंने आपके पास में यहाँ 2 प्रश्न बनाए हुए हैं। पहला बनाया था कि भारत में विशाल ग्रामीण जनसंख्या किन राज्यों में है, तो उसका आंसर मैंने आपको बता दिया। क्या निकाला कि भारत में विशाल ग्रामीण जनसंख्या जो है, समझ में आ गया, हिमाचल प्रदेश, बिहार, सिक्किम, त्रिपुरा और असम, इन राज्यों में पाई जाती है। और इन राज्यों में विशाल ग्रामीण जनसंख्या पाए जाने का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ निकाल देना, यहाँ समतल मैदानी भागों की अधिकता होने के कारण, और साथ में साथ रखना बेटा पहाड़ी भागों की क्या होने के कारण, अधिकता होने के कारण। यहाँ याद रखना बेटा, एक जनसंख्या का जो बड़ा भाग है ना, एक जनसंख्या का जो बड़ा भाग है वो कृषि और कृषि से संबंधित क्रियाकलापों में क्या पाया जाता है, संलग्न पाया जाता है। समझ में आ गया। तो यहाँ इसका कारण क्या निकला, ये निकला जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, क्या कि समतल उपजाऊ भागों और काय के कारण, पहाड़ी भागों के कारण। समझ में आ गया। एक जनसंख्या का जो बड़ा भाग है वो कृषि और कृषि से संबंधित क्रियाकलापों में क्या पाया जाता है, संलग्न पाया जाता है। समझ में आ गया। मैंने बताया था ना आपको कि मानव जो है कई प्रकार के क्षेत्रकों में और व्यवसायों में या क्रियाकलापों में क्या पाया जाता है बेटा, संलग्न पाया जाता है। समझ में आ गया। जैसे मैं बात करूं प्राथमिक व्यवसाय की, जैसे मैं बात करूं द्वितीयक व्यवसाय की, जैसे मैं बात करूं तृतीयक व्यवसाय की, जैसे मैं बात करूं चतुर्थक व्यवसाय की, और जैसे मैं बात करूं बेटा पंचम व्यवसाय की। समझ में आ गया। प्राथमिक व्यवसाय में है ना, प्राथमिक व्यवसाय में जो कार्य करने वाले श्रमिक होते हैं उनको क्या कहा जाता है, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, उनको क्या कहा जाता है। तो नॉर्मली थोड़ा है ना, सामान्य ज्ञान के लिए आपको ये याद रखना है कि प्राथमिक व्यवसाय में कार्य करने वाले श्रमिकों को क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है रेड कॉलर। मैं लिख दिया आपको यहाँ पे है ना, रेड कॉलर श्रमिक कहा जाता है। प्राथमिक व्यवसाय में जो भी श्रमिक कार्य करते हैं उनको काय की उपाधि दी जाती है, काय की संज्ञा दी जाती है, उन्हें रेड कॉलर श्रमिक कहा जाता है। समझ में आ गया। इसके अलावा द्वितीयक व्यवसाय में कार्य करने वाले श्रमिकों को ब्लू कॉलर क्या कहा जाता है, ब्लू कॉलर श्रमिक कहा जाता है। बता रहा हूँ आपको है ना, ब्लू कॉलर आ गया, ब्लू कॉलर श्रमिक कहा जाता है। ऐसे ही तृतीयक व्यवसाय में जो कार्य करने वाले श्रमिक हैं उनको याद रखना बेटा, पिंक कॉलर क्या कहा जाता है, उनको पिंक कॉलर श्रमिक कहा जाता है। और चतुर्थक व्यवसायों में, कौन से में, चतुर्थक व्यवसाय में जो कार्य करने वाले श्रमिक हैं उनको याद रखना बेटा, क्या कहा जाता है, श्वेत कॉलर क्या कहा जाता है, श्वेत कॉलर श्रमिक कहा जाता है। और ऐसे ही बचा हमारे पास में कौन सा, पंचम व्यवसाय। कौन सा बचा, पंचम व्यवसाय। और पंचम व्यवसाय में जो कार्य करने वाले कौन होते हैं, श्रमिक होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, उनको ये कहा जाता है, स्वर्ण कॉलर
उनको स्वर्ण कॉलर श्रमिक कहा जाता है। तो ये अतिरिक्त प्रश्न हैं, समझ में आ गया। इनको आप अपना जो आपने बेटा ज्योग्राफी के लिए कॉपी बनाई हुई है उसमें पीछे की साइड में जाकर के इन अतिरिक्त प्रश्नों को चाहें तो अपने सामान्य जीके के लिए, समझ में आ गया, अपने जनरल जीके के लिए, समझ में आ गया, आप जो है इनको ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। कोई चले आगे बेटा। तो क्या ऐड करना होगा आपको कि प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत जो कार्य करने वाले श्रमिक हैं, मैंने जहाँ उंगली रखी हुई है आप भी देख लेना यहाँ ना, कि प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत कार्य करने वाले श्रमिकों को रेड कॉलर श्रमिक कहा जाता है, जबकि द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत कार्य करने वाले श्रमिकों को ब्लू कॉलर श्रमिक कहा जाता है। आ गया, ऐसे आगे निकालो। तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत कार्य करने वाले श्रमिकों को बेटा क्या कहा जाता है? पिंक कॉलर श्रमिक कहा जाता है। और एक और निकाल देना, क्या निकालोगे कि चतुर्थक व्यवसाय के अंतर्गत कार्य करने वाले श्रमिकों को क्या कहा जाता है? श्वेत कॉलर श्रमिक कहा जाता है। और बचा हमारे पास में एक और बेटा कौन सा? पांचवा का मतलब पंचम व्यवसाय बचा। और पंचम व्यवसाय में जो कार्य करने वाले क्या होते हैं? श्रमिक होते हैं, उनको इकाई की संज्ञा दी गई है, मैंने आपको यहाँ लिख दिया है, आपको नजर आ रहा होगा, आ रहा है बेटा? क्या लिख दिया? स्वर्ण कॉलर श्रमिक। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो भारत में विशाल ग्रामीण जनसंख्या जो है हिमाचल प्रदेश, बिहार, सिक्किम, त्रिपुरा और असम में पाई जाती है। क्यों? समतल मैदानी भागों और पहाड़ी भागों के कारण यहाँ इन राज्यों में है ना जनसंख्या का एक बड़ा भाग जो है कृषि और कृषि से संबंधित क्रियाकलापों में क्या पाया जाता है? संलग्न पाया जाता है, इसलिए यहाँ ग्रामीण जनसंख्या जो है पाई जाती है। दूसरा प्रश्न है बेटा हमारा कि भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं, समझ में आ गया, भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जो अन्य राज्यों की तुलना में, समझ में आ गया, या कहें तो भारत के कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की तुलना में, समझ में आ गया, क्या श्रम की सहभागिता दर, कौन सी दर? श्रम की सहभागिता दर जो है कैसी पाई जाती है? ऊंची पाई जाती है। क्यों? समझ में आ गया। तो याद रखिएगा बेटा, भारत जैसे विकासशील देशों के संदर्भ में, इसका आंसर बता रहा हूं मैं आपको, है ना। तो भारत जैसे विकासशील देशों के संदर्भ में यह माना जाता है, तो क्या माना जाता है कि आर्थिक विकास की, है ना बेटा, कौन से विकास की? आर्थिक विकास की जो निम्न स्तर वाले क्या होते हैं? राज्य होते हैं। तो आर्थिक विकास के निम्न स्तरों वाले राज्यों में श्रम की जो सहभागिता दर होती है वो कैसी होती है? ऊंची होती है। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि इन राज्यों में, समझ में आ गया, जो आर्थिक विकास से कैसे होते हैं? निम्न स्तर वाले होते हैं। समझ में आ गया? या कहें तो आर्थिक विकास की दृष्टि से कैसे होते हैं? पिछड़े हुए होते हैं। तो आर्थिक विकास के निम्न स्तरों वाले राज्यों में श्रम की सहभागिता दर जो है ऊंची पाई जाती है। क्यों? क्योंकि इन राज्यों में निर्वाह के लिए, समझ में आ गया, जो भी क्या करनी पड़ती हैं? आर्थिक क्रियाएं करनी पड़ती हैं। तो निर्वाह के लिए आर्थिक, देखो लिख दिया मैंने आपको, है ना, कि निर्वाह के लिए जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं, समझ में आ गया, इन आर्थिक क्रियाओं को क्या करने के लिए? पूरा करने के लिए, समझ में आ गया, अधिक श्रमिकों की क्या पड़ती है? आवश्यकता होती है या पड़ती है। आ जाएगा। तो किनको पूरा करने के लिए? निर्वाह की आर्थिक क्रियाओं को पूरा करने के लिए काय की आवश्यकता पड़ती है? अधिक श्रमिकों की क्या पड़ती है? आवश्यकता पड़ती है। समझ में आ गया। इसीलिए याद रखना बेटा, भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जिनकी तुलना अगर अन्य राज्यों से करें तो उनमें याद रखना बेटा, श्रम की जो सहभागिता दर है वो ऊंची पाई जाती है। तो भारत के कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की तुलना में याद रखना बेटा, काय की दर? श्रम की सहभागिता दर जो है कैसी पाई जाती है? ऊंची पाई जाती है। यहाँ तक उतार लेना, और उतार वो भी लेना कॉपी के पीछे, कहाँ क्या उतारना होगा कि प्राथमिक व्यवसाय में कार्य करने वाले श्रमिकों को बता दिया मैंने आपको, है ना। चलूँ मैं आगे? अच्छा जी, आगे चलते हैं ना। क्या उतारना होगा मैं आपको एक बार और रिपीट कर देता हूँ, वो है ना कि प्राथमिक व्यवसाय में कार्य करने वाले जो आपके कौन होते हैं? श्रमिक होते हैं, उनको क्या कहा जाता है। ऐसे ही द्वितीयक व्यवसाय में कार्य करने वाले श्रमिकों को क्या कहा जाता है। और ऐसे ही आगे निकालेंगे कि तृतीयक व्यवसाय में कार्य करने वाले श्रमिकों को क्या कहा जाता है। और ऐसे ही आगे कहेंगे तो निकलेगा आपका बेटा, क्या निकलेगा कि चतुर्थक व्यवसाय में कार्य करने वाले श्रमिकों को क्या कहा जाता है। और ऐसे ही आगे निकालेंगे तो बन जाएगा आपका कि पंचम व्यवसाय में जो कार्य करने वाले श्रमिक हैं उनको क्या कहा जाता है ना बेटा। आप लिख दो बेटा, कोई दिक्कत थोड़ी है ना। एक्स्ट्रा प्रश्न है, पीछे कॉपी में जाके ऐड कर देना, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं आंसर एक बार यहाँ लिख देता हूँ आपको ना, पता नहीं आप जाने वहाँ पे समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, किसको क्या कहना होगा। समझ में आ गया? मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ ना बेटा। देखिए, लैंग्वेज आप खुद बना लेना, है ना, कि प्राथमिक व्यवसाय में कार्य करने वाले श्रमिकों को रेड कॉलर क्या कहा जाता है? रेड कॉलर श्रमिक कहा जाता है, बता लेना। समझ में आ गया? तो प्राथमिक व्यवसाय में कार्य करने वाले श्रमिकों को कहा जाता है रेड कॉलर श्रमिक। अगला देखना, है ना, द्वितीयक व्यवसाय में, कौन से व्यवसाय में? द्वितीयक व्यवसाय में कार्य करने वाले श्रमिकों को यहाँ लिख दिया मैंने आपको, ब्लू कॉलर क्या कहा जाता है? ब्लू कॉलर श्रमिक कहा जाता है, ब्लू कॉलर श्रमिक कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद में तृतीयक व्यवसाय में कार्य करने वाले श्रमिकों को पिंक कॉलर क्या कहा जाता है?
पिंक कॉलर श्रमिक कहा जाता है। कौन से व्यवसाय में? तृतीयक व्यवसाय में कार्य करने वाले जो आपके श्रमिक होते हैं उनको क्या कहा जाता है? पिंक कॉलर श्रमिक कहा जाता है। आ गया? उसके बाद में आगे निकालिए, चतुर्थक व्यवसाय में, है ना, चतुर्थक व्यवसाय में कार्य करने वाले श्रमिकों को याद रखिएगा, मैंने यहाँ लिख दिया आपको श्वेत कॉलर श्रमिक कहा जाता है। और पंचम व्यवसाय में कार्य करने वाले श्रमिकों को याद रखना क्या कहा जाता है? स्वर्ण कॉलर श्रमिक कहा जाता है। ये ऐड करना चाहो तो ऐड कर देना इन पांचों को, ठीक है भाई। तो एक बार मैं पुनः आपको रिपीट किए देता हूँ बेटा, प्राथमिक व्यवसाय में कार्य करने वाले जो आपके कौन होते हैं? श्रमिक होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? रेड कॉलर श्रमिक कहा जाता है, ठीक है। दूसरा उतार लेना, ब्लू कॉलर श्रमिक किनको कहा जाता है? द्वितीय व्यवसाय में जो कार्य करने वाले श्रमिक होते हैं उनको क्या कहा जाता है? ब्लू कॉलर श्रमिक कहा जाता है। आगे निकालो, तृतीय व्यवसाय में जो कार्य करने वाले श्रमिक होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको पिंक कॉलर श्रमिक कहा जाता है। चतुर्थक व्यवसाय में कार्य करने वाले श्रमिकों को याद रखना बेटा श्वेत कॉलर श्रमिक कहा जाता है, आ जाएगा। और ऐसे ही पंचम व्यवसाय में जो कार्य करने वाले आपके कौन होते हैं? श्रमिक होते हैं, उनको स्वर्ण कॉलर श्रमिक कहा जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चले आगे। अगला प्रश्न आपको शायद मैंने नोटिस करा दिया होगा बेटा, ना। और प्रश्न क्या है कि कृषि सेक्टर में भारतीय श्रमिकों का, मैंने आपको शायद ये नोटिस करा दिया बेटा, ना, लिख लेना। कृषि सेक्टर में, कौन से सेक्टर में बेटा? कृषि सेक्टर में भारतीय श्रमिकों का सर्वाधिक अंश संलग्न पाया जाता है। क्या करें बेटा? स्पष्ट करें। ये प्रश्न मैंने आपको पहले लिखा दिया है ना। तो प्रश्न क्या है बेटा हमारा कि कृषि सेक्टर में भारतीय जनसंख्या का, या कहें तो भारतीय श्रमिकों का सर्वाधिक अंश जो है क्या पाया जाता है? संलग्न पाया जाता है। इसका आंसर मैंने आपको पहले बता दिया बेटा, ना। मैंने आपको ये भी कहा था कि इस प्रश्न का आंसर आपको खुद को आपकी अपनी स्वयं की मनोशैली से लिखना होगा, और लिखना होगा आपको हर हाल में। समझ में आ गया? तो हिंट मैंने आपको बता दी थी आंसर लिखने की कि आपको आंसर ऐसे लिखना है ना। क्या हिंट बताई थी? मैं आपको एक बार पुनः और बता देता हूँ कि कृषि सेक्टर में भारतीय श्रमिकों का सर्वाधिक अंश संलग्न है। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, भारत को मैंने आपको पहले बताया था बेटा एक क्या कहा जाता है? कृषि प्रधान। समझ में आ गया? भारत को एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश कहा जाता है। तो यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है पूर्ण रूपेण काय पर टिकी हुई है? कृषि कार्य पर टिकी हुई है। मैंने आपको बताया था ना कि भारत सरकार जो होती है उसको सर्वाधिक जो राजस्व में योगदान मिलता है वो कैसे मिलता है? कृषि कार्य से ही मिलता है। समझ में आ गया? कैसे मिलता है? कृषि कार्य से ही मिलता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि कृषि के अंतर्गत याद रखना बेटा, है ना, या कृषि से संबंधित क्रियाकलापों में लगभग याद रखना बेटा कितने प्रतिशत श्रमिक? 54.6%। समझ में आ गया? श्रमिक जो हैं क्या पाए जाते हैं? संलग्न पाए जाते हैं, जो कि सर्वाधिक अंश है 54.6। उसके बाद में 3.8 किसके लिए आया था? घरेलू औद्योगिक श्रमिकों के लिए। और उसके बाद में 41.6% किसके लिए आया था? अन्य श्रमिकों के लिए। समझ में आ गया? तो भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश है, जहां याद रखना बेटा, है ना, भारत की लगभग 54.6% याद रखना जनसंख्या जो है, या कहें तो श्रमजीवी जनसंख्या जो है, या कहें तो जो श्रमिक हैं, समझ में आ गया, कितने? 54.6% श्रमिक जो हैं याद रखना बेटा वो कृषि और कृषि से संबंधित क्रियाकलापों को करने में क्या पाए जाते हैं? संलग्न पाए जाते हैं या लिप्त पाए जाते हैं। समझ में आ गया? इसके अलावा कृषि से बहुत सारी जो है हम कहें तो बेटा हमारे भारत देश के अंदर हम सभी को क्या प्राप्त होती है? सहायता प्राप्त होती है। जैसे कहें तो बेटा रोजगार मिलता है, औद्योगिक फसलें प्राप्त होती हैं, कई प्रकार की फसलें ऐसी हैं, समझ में आ गया, जो औद्योगिक फसलों के रूप में उत्पादित की जाती हैं, जिनके माध्यम से कई उद्योगों को क्या मिलता है? कच्चा माल मिलता है। समझ में आ गया? इसके अलावा बात करें आगे, खाद्यान्न फसलें निकल के आती हैं, पेय फसलें निकल के आती हैं, रेशेदार फसलें निकल कर आती हैं, और पशुओं के लिए चारागाह वाली फसलें भी निकल कर आती हैं। समझ में आ गया? तो मेरे कहने का मतलब भारत की अर्थव्यवस्था जो है किसके इर्द गिर्द घूमती है? कहें तो कृषि पर आधारित है, या कहें तो कृषि के इर्द गिर्द ही घूमती है। इसलिए भारत को एक कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है। और जबकि भारत की जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो काय के ऊपर निर्भर है, कृषि के ऊपर निर्भर है, या कहें तो कृषि कार्य में क्या पाई जाती है? संलग्न पाई जाती है। और उसका अनुपात भी आपको मालूम होना चाहिए, कितना है बेटा? 54.6%। समझ आ गया? जो कि सर्वाधिक है। इसीलिए याद रखना बेटा प्रश्न का आंसर बन जाता है कि कृषि सेक्टर में भारतीय श्रमिकों का सर्वाधिक अंश जो है क्या पाया जाता है? संलग्न पाया जाता है। ये आप बना लोगे, मैंने आपको पहले बता दिया बेटा। अगला प्रश्न जो है आपको ऐड करना है, ध्यान दीजिएगा, अंतिम 2 दशकों में प्रश्न बना रहा हूं मैं आपको, है ना। अंतिम
2 दशकों में, अंतिम 2 दशकों में, पूरा प्रश्न बना देता हूँ ना, तो आगे लिखना बेटा, अंतिम 2 दशकों में जनसंख्या वृद्धि दर में कमी क्यों आई? अंतिम 2 दशकों में जनसंख्या वृद्धि दर में कमी क्यों आई? छोटा सा प्रश्न है और छोटा सा ही इसका आंसर है। देखिए बेटा ना, तो अंतिम 2 दशकों में जनसंख्या की वृद्धि दर में कमी क्यों आई, है ना। तो देखिए बेटा, आपने एक प्रश्न पढ़ा होगा, है ना, कि 1901 से 2011 के बीच में भारत की जो जनसंख्या वृद्धि दर है, समझ में आ गया, भारत के अंदर जो होने वाली जनसंख्या की वृद्धि है इसको कितने कालों में बांटा गया है? 4 कालों में बांटा गया है, समझ में आ गया। उसमें से चौथा काल याद रखना है ना इस प्रश्न के आंसर के लिए, क्योंकि क्या कह रहा है कि अंतिम 2 दशकों में जनसंख्या वृद्धि दर में क्या आई? कमी आई, समझ में आ गया। तो अंतिम काल निकालना है आपको। अंतिम काल कौन सा है? समझ में आ गया, घटती वृद्धि का काल, याद है आपको। और घटती वृद्धि का काल जिसका समय कहाँ से कहाँ तक चलता है? 1981 से कहाँ तक चलता है? 2011 तक चलता है। बोलो बात यहाँ तक समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, तो यहाँ क्या कह रहा है प्रश्न, ध्यान देना, अंतिम 2 दशकों में, अंतिम 2 दशक का मतलब देखना बेटा, एक तो बन जाता है 1981 से 1991 बन गया। इसके बाद में आगे निकालें तो अगला दशक बन गया 1991 से 2001, ठीक है। इसके बाद में अगला दशक निकालें तो बन गया 2001 से 2011। तो अंतिम 2 दशकों की बात कर रहा है, तो अंतिम 2 दशक हमारे पास में एक तो ये रहा, ठीक है, कौन सा? 1991 से 2001 आ गया। और इसके बाद में अंतिम 2 दशकों की बात कर रहा है, तो दूसरा वाला ये हो गया, कौन सा? 2001 से 2011, समझ में आ गया। तो अंतिम 2 दशकों में जनसंख्या की वृद्धि दर में क्या आई? कमी आई। क्यों? क्योंकि देखना बेटा, हालांकि मैंने आपको ये भी बता दिया वहाँ पे, है ना, कि 1981 से 1991 का जो दशक है, यहाँ जनसंख्या की जो औसत वार्षिक वृद्धि है, समझ में आ गया, कितनी रही थी? 2.14%, समझ में आ गया। जबकि यहाँ देखना, है ना, ये जनसंख्या की जो वृद्धि दर है, समझ में आ गया, 2.14 से घटकर 1991 से 2001 के दशक में कितनी हो गई? यहाँ मैंने भी आपको बता रखा है पहले ही, 1.95। कितनी हो गई बेटा? 1.95। बोलो आपको यहाँ तक याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितनी हो गई? 1.95। चले आगे। और यही जनसंख्या की जो वृद्धि है, ठीक है, वो 2001 और 2011 में घटकर कितनी हो जाती है? 1.64% जो है हो जाती है। तो इसका मतलब अंतिम 2 दशकों में, एक तो ये रहा 1991 से 2001 आ गया, और एक उसके बाद में अगला दशक 2001 से 2011, समझ में आ गया, जहाँ जनसंख्या की जो याद रखना बेटा, वार्षिक वृद्धि जो है रखना 1991 से 2001 के बीच में कितनी रही? 1.95% आ गया। और यही याद रखना बेटा, जनसंख्या की जो वृद्धि है 2001 से 2011 के बीच में घटकर कितनी हो गई? 1.64% रह गई, समझ में आ गया। इसीलिए तो बेटा, इसीलिए तो इस काल को, कौन से काल को, समझ में आ गया, चौथा वाला जो आपने काल निकाला था, कौन सा? कि 1981 से 2011 का काल, समझ में आ गया। जनसंख्या वृद्धि की अवस्थाओं के लिए आपने ये काल निकाला था बेटा, 1981 से 2011 वाला निकाला। इसलिए याद रखना बेटा, इस काल को घटती जनसंख्या वृद्धि का क्या कहा जाता है? काल कहा जाता है। और जनसंख्या की वृद्धि में इस काल में क्या आती है? कमी आती है। मैंने आपको पहले बता रखा है क्यों आती है, उसके कारण क्या है। क्योंकि इस काल के अंदर जब जनसंख्या प्रवेश करती है, समझ में आ गया, तो लोगों के द्वारा परिवार नियोजन कल्याण कार्यक्रम को अपनाया गया, समझ में आ गया। विवाह की औसत आयु में क्या की गई? वृद्धि की गई, समझ में आ गया। विवाह की औसत आयु में भी क्या की गई? वृद्धि की गई। इसके अलावा छोटे परिवार अपनाने की जो प्रेरणा है, इसको भी अपनाया गया, समझ में आ गया। छोटे परिवार अपनाने की प्रेरणा को अपनाया गया। इसके अलावा जनसंख्या नियंत्रण की जो कारगर उपाय हैं, है ना बेटा, जनसंख्या नियंत्रण के जो क्या हैं? कारगर उपाय हैं, उनको भी क्या किया गया? लोगों के द्वारा अपनाया गया, समझ में आ गया। तो ये 4 कारण याद रखना, जिनके कारण क्या हुआ इस काल में, समझ में आ गया। कौन से काल में? घटती जनसंख्या वृद्धि के काल में याद रखना, जनसंख्या की जो वृद्धि है उसमें क्या दर्ज की जाती है? कमी या गिरावट दर्ज की जाती है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना। कई के कारण दोबारा रिपीट कर दूं, एक तो परिवार नियोजन कल्याण कार्यक्रम को अपनाने के कारण आ गया। दूसरी बात निकालें तो जनसंख्या नियंत्रण के जो कारगर उपाय हैं उनको अपनाने के कारण, दूसरा बन गया। तीसरा निकालिए, छोटे परिवार को जो अपनाने की क्या है बेटा? प्रेरणा है, उसको क्या करने के कारण? अपनाने के कारण, यानी कि छोटे परिवार अपनाने की प्रेरणा के कारण आ गया। चौथा निकालिए कि विवाह की औसत आयु में क्या किए जाने के कारण? वृद्धि किए जाने के
कारण। आ गया भाई, ये 4 कारण जिसके कारण याद रखना यहाँ जो है अंतिम 2 दशकों में, अंतिम 2 दशकों में कौन कौन से 2 दशकों में, 1991 से 2001 वाले में, और एक और आएगा 2001 से बेटा कौन से वाले में, 2011 वाले में। समझ में आ गया। जो जनसंख्या की वृद्धि दर है उसमें क्या दर्ज की जाती है, कमी दर्ज की जाती है। और कितनी 1991 से 2001 में कितनी, 1.95। और यही जनसंख्या की वृद्धि जो है याद रखना बेटा 2001 से 2011 में कितनी हो गई, 1.64%। बोलो बात यहाँ तक समझ में आई कि नहीं आई। चले आगे, तो ये उतार लेना। अंतिम 2 दशक बराबर कौन कौन से बन गए बेटा, एक तो बन गया आपका 1991 से 2001 और एक बन गया 2001 से 2011। 1991 से 2001 में जनसंख्या की जो वृद्धि है कितनी है, 1.95। ऐसे यहाँ पे भी निकाल देना कहाँ कि 2001 से 2011 का जो आपका दशक है वहाँ जनसंख्या की जो वृद्धि है वो कितनी है बेटा, निकाल देना कितनी है, 1.64। कितनी है बेटा, 1.64% है। कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है। अगला प्रश्न लिखिए, किन 2 या कहें तो किन दशकों में जनसंख्या की, किन दशकों को जनसंख्या की स्थिर वृद्धि की अवधि के रूप में माना जाता है। किन दशकों को, मैं लिख देता हूं आपको ना, किन दशकों को जनसंख्या की स्थिर वृद्धि या स्थिर अवस्था, करा दिया है प्रश्न भी। आप घर पर कंटिन्यू पढ़ रहे होंगे, जो आपको टॉपिक करा दिए हैं उनको रिवाइज कर रहे होंगे ना, तो आपको ये प्रश्न भी और प्रश्न का आंसर भी ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाएगा। तो प्रश्न क्या है मैं बोल रहा हूँ दोबारा, तो सुनना बेटा। किन दशकों को जनसंख्या की स्थिर वृद्धि, लिख लेना आप भी ना, किन दशकों को जनसंख्या की स्थिर वृद्धि, किन दशकों को जनसंख्या की स्थिर वृद्धि के रूप में माना जाता है। किन दशकों को जनसंख्या की स्थिर वृद्धि, जनसंख्या की स्थिर वृद्धि के रूप में माना जाता है, जनसंख्या की स्थिर वृद्धि के रूप में माना जाता है। कारण बताओ, कारण बताओ। प्रश्न को ढंग से पढ़ लीजिए आप एक बार। आप सभी से मेरा निवेदन है बेटा प्रश्न को ढंग से पढ़ लें, है ना। प्रश्न क्या है कि किन दशकों को, समझ में आ गया, किन दशकों को जनसंख्या की कौन सी वृद्धि, स्थिर वृद्धि, समझ में आ गया, जनसंख्या की कौन सी वृद्धि, जनसंख्या की स्थिर वृद्धि के रूप में माना जाता है। और क्या बतलाइए, कारण बतलाइए। 1901 से फिर सभी का एक बार ध्यान चाहूँगा बेटा, है ना, क्या कह रहा हूँ मैं, है ना, कि 1901 से 2011 की जो अवधि है इसके बीच में भारत की जो जनसंख्या की वृद्धि होती है, समझ में आ गया, भारत की जनसंख्या की जो वृद्धि होती है, इस होने वाली जनसंख्या की वृद्धि को हमने 4 अवस्थाओं में बांटा था, समझ में आ गया। और 4 अवस्थाओं का मतलब यहाँ देखना बेटा, यहाँ प्रश्न के अंदर आ ही रहा है क्या, कि किन दशकों को जनसंख्या की स्थिर वृद्धि के रूप में माना जाता है। समझ में आ गया। स्थिर वृद्धि का मतलब जनसंख्या जो है स्थिर गति से आगे बढ़ती है, समझ में आ गया। जनसंख्या जो है कहें तो मंद गति से आगे बढ़ती है, समझ में आ गया। इसे ही कहा जाता है स्थिर जनसंख्या वृद्धि का काल। और स्थिर जनसंख्या वृद्धि का काल है ना बेटा, स्थिर जनसंख्या वृद्धि का काल आपको मैंने बता ही दिया, है ना। 1901 से कहाँ तक चलता है, 1921 तक, समझ में आ गया। तो यही वो दशक है, समझ में आ गया, यही वो काल है, कौन सा, 1901 से 1921, समझ में आ गया। यही वो काल है, यही वो प्रावस्था है और यही वो अवस्था है जिसे स्थिर जनसंख्या वृद्धि के काल के नाम से जाना जाता है। या कहें तो जनसंख्या जो है इस काल के अंदर, इस प्रावस्था के अंदर या इस अवस्था के अंदर कैसी रहती है, स्थिर रहती है, समझ में आ गया। कैसी रहती है, स्थिर रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही कैसी पाई जाती हैं, उच्च पाई जाती हैं, है ना बेटा। दूसरी बात देखना, जनसंख्या जो है स्थिर गति से आगे क्यों बढ़ती है ना, जनसंख्या स्थिर क्यों रहती है। तो मैंने आपको बताया था बेटा, क्या बताया था, कि मैंने आपको बताया था कि इसी काल के अंदर भारत में, याद रखना बेटा, अनेक प्रकार की क्या देखी गई, प्राकृतिक आपदाएं देखी गई। सूखा है, अकाल है, बाढ़ है, समझ आ गया, चक्रवात है इत्यादि, समझ में आ गया। इसके अलावा अनेक प्रकार की महामारियों, जैसे प्लेग है, आई थी बीमारी, इसी काल के बीच में आई थी, समझ में आ गया। तो अनेक प्रकार की महामारियों से भी हमारा देश जो है क्या था बेटा, ग्रसित था, समझ में आ गया, पीड़ित
था, समझ में आ गया। तो इसलिए क्या हुआ, जनसंख्या जो है लगातार कहाँ रही, कहीं तो माइनस में रही, यानी कि तीव्र गति से आगे नहीं बढ़ी, स्थिर गति से आगे बढ़ी, समझ में आ गया। आगे मैंने आपको ये भी बताया बेटा है ना, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की सुविधाओं के क्या होने के कारण, अभाव होने के कारण, और साक्षरता का प्रतिशत कैसा पाए जाने के कारण, निम्न पाए जाने के कारण। तो ये कारण मैंने आपको पहले बता दिए हैं, समझ में आ गया। भोजन एवं आधारभूत सुविधाओं का क्या पाए जाने के कारण, अभाव पाया जाने के कारण, समझ में आ गया। इसे किसे 1901 से 1921 का जो काल है, इसे याद रखना बेटा, स्थिर जनसंख्या वृद्धि के काल के रूप में जाना जाता है, या कहें तो स्थिर जनसंख्या वृद्धि के काल से भी इसे जाना जाता है। आ जाएगा, तो कौन सा हो गया 1901 से 1921, समझ में आ गया। और इस काल को, अवस्था को या प्रावस्था को, यानी कि जनसंख्या की कौन सी वृद्धि दर बेटा, स्थिर वृद्धि के रूप में भी जाना जाता है। इसलिए काल जो है बेटा सीधा सीधा बन जाता है। इसे हम क्या कह देंगे, क्या रखना, 1901 से 1921 का जो काल है, इसे याद रखना बेटा स्थिर जनसंख्या वृद्धि के काल के रूप में भी जाना जाता है, समझ में आ गया। और मैंने आपको ये भी बताया था बेटा कि इसी काल में है ना, 1901 से 1921 का जो काल है, इसी में है ना, याद रखना एक दशक आपका ये भी बनता है, कौन सा, एक दशक आपका ये भी बनता है, कौन सा वाला, कि 1911 से 1921, समझ में आ गया। और इस दशक में तो भारत की जनसंख्या जो है अत्यंत कहाँ चली जाती है, माइनस में चली जाती है, और माइनस में भी कितनी चली जाती है, -0.31% तक चली जाती है, समझ में आ गया। यानी कि इस दशक को सर्वाधिक इकाई के कारण, जनसंख्या में क्या होने के कारण, गिरावट दर्ज किए जाने के कारण, इस दशक को 1911 से 21 के दशक को है ना, महान विभाजक दशक या महान गिरावट दशक के रूप में भी जाना जाता है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया। जनसंख्या यहाँ भी है ना, कौन से वाले दशक में, 1911 से 21 के दशक में जनसंख्या जो है अत्यंत कहाँ चली गई, माइनस में चली गई। तो अत्यंत माइनस में जाने का कारण भी वही है, समझ में आ गया। वही कौन कौन से निकलेंगे, कि यानी क्या रखना, अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं और काय के कारण, अनेक प्रकार की महामारियों के कारण आ गया, स्वास्थ्य और चिकित्सा की सुविधाओं के अभाव के कारण बन गया। इसके अलावा कहें तो बेटा भोजन और आधारभूत जो सुविधाएं हैं, इनके अभाव के कारण बन जाएगा। इसके अलावा आगे निकालें, ये जो कारण है नॉर्मल यही है जो मैंने आपको पहले बता दिए हैं, समझ में आ गया, वही कारण बनेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि किन दशकों को जनसंख्या की स्थिर वृद्धि के रूप में जाना जाता है। तो काल, अवस्था और प्रावस्था आपके पास में, ये आपके पास में दिमाग में स्वतः ही आ जानी चाहिए। कौन सा काल बनेगा, 1901 से 1921 का काल, जिसे जनसंख्या की स्थिर जनसंख्या वृद्धि का काल भी कहा जाता है, समझ में आ गया। और क्यों कहा जाता है, कारण क्या रहे, कारण मैंने आपको पहले भी बता रखे हैं, जो बड़ा प्रश्न आपका आया हुआ था वहाँ पे भी मैंने आपको कारण लिखा दिए हैं। पिछली वीडियो आप देख लेना, भले ही वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने नोट्स बना के चल रहे हैं, तो नोट्स में ही देख लेना, है ना। कौन सी वृद्धि का काल उठा लेना, स्थिर जनसंख्या वृद्धि का काल उठा लेना। वहाँ समझ में आ गया जनसंख्या स्थिर गति से आगे क्यों बढ़ती है, इसके मैंने आपको कारण लिखाए हुए हैं और आज भी मैंने आपको बता दिए हैं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। चलो आगे, कोई दिक्कत हो तो बताइए, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा मैंने आपको ये बात भी यहाँ पहले बता दी थी और आज भी बता दिया है कि 1911 से 21 का दशक जो है, समझ में आ गया, इसी काल के अंदर से निकल के आता है। और इस दशक में क्या हुआ कि भारत की जनसंख्या जो है अत्यंत बराबर कहाँ चली जाती है, माइनस में चली जाती है। और माइनस में भी कितनी चली जाती है, -0.31% तक चली जाती है। यानी कि सर्वाधिक जो है कमी या गिरावट जो है किस दशक में, 1911 से 21 के दशक में दर्ज की जाती है। इसीलिए याद रखना बेटा इस दशक को, कौन से दशक को, 1911 से 21 का जो दशक है, इसे याद रखना महान गिरावट दशक या कहें तो महान विभाजक दशक के रूप में भी इसे जाना जाता है। बोलो बात यहाँ तक समझ में आई कि नहीं आई। चलें आगे देखना बेटा, अगला प्रश्न जो है आपको ऐड करना है कि भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि, भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि लिख देना आप, है ना। और बता दिया ये प्रश्न भी मैंने आपको, है ना, भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि बराबर निकाल देना 2011 के अनुसार बराबर 1 कितने बेटा 64%, समझ में आ गया। तो भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि बराबर निकाल देना 1.64%। कोई दिक्कत। इसके अलावा ये चैप्टर जो है आपका बेटा, है ना, जो हमारा चला हुआ है, समझ में आ गया। ये चैप्टर जो है लगभग, समझ में आ गया, हमारा चैप्टर जो है लगभग क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। चैप्टर जो है लगभग हमारा क्या हो जाता है बेटा, यहाँ आज समाप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ से समाप्त होने की स्थिति में मैं आपको इस चैप्टर के अंदर जो इम्पोर्टेंस बनता है मानचित्रों का, है ना, जो मानचित्र आपके लिए बनते हैं, उन मानचित्रों को मैं आज यहाँ बनाऊँगा, खुद बनाऊँगा। उनके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको दर्शानी है मैं खुद दर्शाऊँगा। उसके बाद में आप भी
है ना, मेरे साथ साथ, समझ में आ गया, वहाँ घर से बैठे हुए, समझ में आ गया, खुद आप अपनी फेयर कॉपी में, समझ में आ गया, रूल वगैरह लेना, पेन से मत बनाना, है ना बेटा, रूल से बनाना और मानचित्र बनाते हुए चलना, और जो चीज़ मैं उनके अंदर भरता हुआ चल रहा हूँ उन्हीं चीज़ों को आप भी, समझ में आ गया, अपनी फेयर कॉपी में मानचित्र बना करके भरते हुए चलना। कोई दिक्कत बेटिया, कोई दिक्कत तो नहीं है? चले आगे, चले, है ना भाई। देखिए बेटा, तो क्या निकाला हमने कि किन दशकों को जनसंख्या की स्थिर वृद्धि के रूप में जाना जाता है, तो याद रखना, यहाँ ये बना देना 1901 से 1921 वाला काल, है ना, और सर्वाधिक ऋणात्मक, है ना बेटा, यहाँ प्रश्न एक और बन जाता है कि सर्वाधिक, याद रखना, ऋणात्मक वृद्धि दर, सर्वाधिक ऋणात्मक वृद्धि दर, है ना, कौन से दशक में दर्ज की गई? 1911 से 21 के दशक में दर्ज की गई, और कितनी दर्ज की गई? -0.31। और ये प्रश्न भी मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर बतलाइए, तो बराबर ये आपको याद रखना है, कितना? 1.64। कितना बेटा? 1.64। ठीक है। अब चलिए, तो मैं आपको क्या कह रहा था बेटा, ध्यान दीजिएगा बेटा, है ना, थोड़ा ढंग से सुनना, कि मैंने कहा था ना कि आपको भूगोल विषय जो है बेटा काय पर टिका हुआ है? मानचित्रों पर ही टिका हुआ है। जहाँ आपको लगे कि बेटा कि ये प्रश्न जो है ऐसा है कि इसके लिए हम क्या बना सकते हैं? मानचित्र बना सकते हैं, तो आपको हर हाल में, समझ में आ गया, उस प्रश्न के लिए आपको याद रखना बेटा, है ना, ज़्यादा जगह कॉपी के अंदर ना घेरते हुए छोटा सा एक मानचित्र बनाते हुए, समझ में आ गया, जो भी प्रश्न आपको लग रहा है कि ये प्रश्न के लिए हमें क्या बना देना चाहिए? मानचित्र बना देना चाहिए, समझ में आ गया। तो उसके लिए आपको अपनी जो बोर्ड की कॉपी आपको मिलेगी उसके अंदर आपको, है ना, कॉपी का छोटा सा एक एरिया लेना है। ये भी नहीं कि साहब बिल्कुल फैला हुआ और बिल्कुल बना दिया, आपको बड़े आकार में बना दिया। बड़े आकार में बनाने का मतलब कि एक पृष्ठ के अंदर एक ही मानचित्र बना दिया और अगले पृष्ठ में आप लिखने जा रहे हैं, नहीं, समझ में आ गया। छोटा सा एरिया में छोटा सा मानचित्र बनाना है और जो चीज़ हमें दर्शानी है उसको दर्शाना है, समझ में आ गया। देखिए बेटा, आप भी बनाना, मैं आपको पहले कह रहा हूँ ना, आप भी मानचित्र बनाना, और जिन चीज़ों को मैं आज यहाँ मानचित्र के अंदर भरने जा रहा हूँ उनको भी आप भरना मेरे साथ साथ। ऐसे ही आपको लगभग कहूँ तो बेटा मानचित्रों का भी क्या होता चला जाएगा? अभ्यास होता हुआ चला जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत जो है आपको नहीं आनी चाहिए, समझ में आ गया। दिख रहा है यहाँ से? एक मिनट इधर बना देता हूँ बेटा बीच में, है ना। कोई दिक्कत आएगी तो ये मैप भी अपने पास में यहाँ लगा हुआ है, यहाँ से भी मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है भाई। देखिए बेटा, तो सबसे पहले जो मैं मैप में भरने जा रहा हूँ, समझ में आ गया, तो मैप में मैं भरने जा रहा हूँ बेटा कि भारत में सर्वाधिक, नोटिस करना है ना क्या कह रहा हूँ मैं, बोलते हुए भी जा रहा हूँ और मैं अपना काम यहाँ मानचित्र को आगे भी बढ़ाते जा रहा हूँ, ठीक है ना बेटा। तो क्या कहना है मेरा बेटा कि भारत में सर्वाधिक एवं सबसे कम, भारत में सर्वाधिक एवं सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य बना दिया प्रश्न। इसको हमें क्या करना है? भारत की रेखा मानचित्र में क्या करना है? ऐड करना है, समझ में आ गया। सर्वाधिक एवं सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य, समझ में आ गया, इनको हमें भारत की रेखा मानचित्र में क्या करना है? ऐड करना है। बेटा मानचित्र के नंबर फ्री फोकट के नंबर होते हैं, है ना बेटा, फ्री फोकट के नंबर होते हैं, है ना। और ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रश्न पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग अब अगर आप आंसर दे रहे हैं, समझ में आ गया, तो आपको बिल्कुल बेटा जैसा आपने मैथ में नंबर मिलते हैं ना, मैथ में मैथमेटिक्स जो आपका सब्जेक्ट होता है उसके अंदर जैसे नंबर मिलते हैं, कायदा प्लस कानून के बराबर नंबर मिलते हैं, तो ऐसे ही याद रखना भूगोल विषय भी मैथ की तरह ही है। काय के मामले में? अंकों को अर्जित करने के मामले में, समझ में आ गया। तो भूगोल विषय याद रखना बेटा कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है ना, दिमाग के अंदर कोई आपका कोई ऐसा बैठ रहा हो फितूर के भैया नहीं ये तो बहुत हाँ हुआ सब्जेक्ट है, नहीं बेटा ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है, समझ में आ गया। टीचर जो आपको यहाँ पढ़ा रहा है, समझ में आ गया, टीचर आपकी हेल्प कर रहा है और आप भी टीचर की हेल्प करें। हेल्प कैसे? आपको हेल्प कैसे करनी है कि टीचर के द्वारा, समझ में आ गया, जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं उनका आप घर पे बैठकर, समझ में आ गया, रिवाइज करते रहें, पढ़ते रहें, समझ में आ गया। तो आपको बेटा हर चीज़ हर टॉपिक जो है समय से याद होता रहेगा, समझ में आ गया। तो मैं क्या कह रहा था बेटा आपको कि भूगोल मानचित्रों पर टिका हुआ है और मानचित्र के प्रश्न कैसे होते हैं? फ्री फोकट के नंबर होते हैं, समझ में आ गया। इन्हें खाली क्या करना हमें, जैसे मैंने ये कह दिया एज एग्जाम्पल, जैसे मैं बताऊँ आपको ना बेटा कि मैंने कह दिया कि कानपुर को 4 ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको, चलो मैं दे ही देता हूँ आपको ना। जैसे मैंने कह दिया कानपुर, ठीक है, जैसे मैंने कह दिया आपको सूरत, ठीक है, जैसे मैंने कह दिया आपको बेटा आगे भटिंडा, ये भटिंडा शहर है पंजाब का ना। अच्छा साहब आगे देखिए, चौथा निकाल दिया मैंने आपको यहाँ,
चौथा मैंने आपको निकाल दिया भोपाल। क्या निकाल दिया? भोपाल। ऐसे आते हैं प्रश्न मानचित्र के, समझ में आ गया? तो 4 ऑप्शन दे दिए आपको, चारों ही ऑप्शन, प्रत्येक जो मानचित्र का प्रश्न है वो 1-1 नंबर के लिए बन गया। या कहें तो आधे आधे नंबर का बनाओगे तो आधा 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 आधा, यानी कि टोटल यहाँ प्रश्न कितने का हो गया? 2 नंबर का। कितने का हो गया? 2 नंबर का। अब कहेगा, सीधा सीधा कह दिया कि निम्न को भारत के रेखा मानचित्र में क्या कीजिए? अंकित कीजिए। कह दिया उसने, कह दिया। तो निम्न को भारत के रेखा मानचित्र में जब अंकित करेंगे तो कानपुर, सूरत, बठिंडा और भोपाल, समझ में आ गया? इनको हमें सही राज्य में, समझ में आ गया? इनके लिए जो संबंधित राज्य है उसी संबंधित राज्य में सही भरना है, अंकित करना है, समझ में आ गया? तो मेरा आपसे निवेदन ये है बेटा कि आपको भारत के लगभग जो राज्य हैं, समझ में आ गया? भारत के सभी राज्यों और उन राज्यों की क्या राजधानियाँ आपको हर हाल में याद होनी चाहिए, समझ में आ गया? इस वीडियो में हालांकि मैं आपको राजधानियों के बारे में नहीं बता रहा हूँ। अगर आपको लगे कि राजधानियाँ भी जो हैं सर को यहाँ हमें एक बता देनी चाहिए कि ये राज्य हैं और ये इनकी क्या है? राजधानियाँ हैं, ये केंद्र शासित प्रदेश हैं और ये इनकी क्या हैं? राजधानियाँ हैं, समझ में आ गया? ये पड़ोसी मुल्क हैं और ये पड़ोसी मुल्कों की क्या हैं? राजधानियाँ हैं। बाई कमेंट मैं आपसे कह रहा हूँ बेटा, है ना, मैं खुद आपसे रिक्वेस्ट करके कह रहा हूँ, अगर आपको इन जगहों पर, है ना, जो देश के राज्य हैं उन देश के राज्यों की राजधानियाँ या केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियाँ, अगर पड़ोसी राष्ट्रों की राजधानियाँ जो हैं आपको अगर क्लियर नहीं है तो आप बाई कमेंट मुझे कह सकते हैं। मैं इनको भी, है ना, थोड़ा समय निकाल करके अपन जब वीडियो बना रहे हैं तो बेटा यहाँ से भी मैं इनको निकाल दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया? लेकिन मानचित्र का प्रश्न जो है आपका गलत होना नहीं चाहिए। फ्री फोकट के नंबर हैं ये हमारे याद रखना बेटा, कहना राइट हैंड के अंदर बंद होने चाहिए, समझ में आ गया? ये नंबर जो है हमसे दूर नहीं जाने चाहिए, समझ में आ गया? इनको हमें हर हाल में पक्का करना है। कोई दिक्कत बेटा? चले आगे। तो मैंने क्या कहा आपको, अगर आपको राजधानियाँ क्लियर नहीं हैं, है ना, आपको राजधानियाँ क्लियर नहीं हैं, चाहे वो भारत के राज्यों की बात हो, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेशों की बात हो, और चाहे वो भारत के पास जो पड़ोसी देश हैं इन पड़ोसी मुल्कों की क्या हो? राजधानियाँ हों, समझ में आ गया? नहीं है क्लियर तो आप मुझे बता देना भले, है ना बेटा? मैं आपको एक दिन, है ना, शॉर्ट टाइम निकाल करके इन सारी चीज़ों को भी क्लियर कर दूंगा, यानी कि मैं खुद लिख दूंगा और आप भी अपनी कॉपी के पीछे वाले पन्ने पर जा करके उतार लेना। कोई दिक्कत बेटा? आपका फुल हेल्प करूँगा मैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना बेटा? अच्छा, तो कानपुर मुझे तो मालूम है, कानपुर को मुझे कहाँ दिखाना है? भारत के राज्य बराबर यूपी में दिखाना है। कहाँ जाएगा? यूपी में। कानपुर कहाँ जाएगा? यूपी में। लखनऊ आ जाए, वाराणसी आ जाए, इलाहाबाद आ जाए, समझ में आ गया? ये सारे शहर बराबर कहाँ हैं? गोरखपुर आ जाए, कहाँ पे हैं? यूपी में है, समझ में आ गया? तो कानपुर कहाँ चला गया? यूपी में चला गया। मथुरा आ गया, मथुरा भी कहाँ पे है? यूपी में है। आगरा आ गया, आगरा भी कहाँ पे है? यूपी में है, समझ में आ गया? तो ये शहर जो है याद रखना कहाँ दिखाने हैं हमें? भारत के राज्य बराबर कहाँ दिखाने हैं? उत्तर प्रदेश में दिखाने हैं। ये रहा उत्तर प्रदेश, समझ में आ गया? ये रहा आपका उत्तर प्रदेश। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि मानचित्र के प्रश्न आप तभी जाकर अच्छे से सॉल्व कर पाओगे जब आपको भारत के राज्यों की स्थिति जो है मालूम होगी, समझ में आ गया? कि भारत के उत्तर में लगभग कौन सा राज्य आता है, भारत के दक्षिण में लगभग कौन सा राज्य आता है, या भारत के मध्य में कौन कौन से राज्य हैं, या भारत के पश्चिम में कौन कौन से राज्य हैं, या कहूँ तो बेटा भारत के पूर्व में कौन कौन से राज्य हैं, समझ में आ गया? कौन सा केंद्र शासित प्रदेश भारत के किस दिशा में स्थित है, और प्रत्येक राज्य की राजधानी और प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का आपको क्या बेटा राजधानी जो है आपको मालूम होनी चाहिए। तभी जाकर के जो है आप मानचित्र का प्रश्न जो है अच्छे ढंग से, समझ में आ गया, सॉल्व कर पाएंगे। और आप अगर राजधानियाँ और राज्यों की राजधानियाँ और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियाँ अच्छे ढंग से याद कर लेते हैं, और साथ में आपको जब भारतीय रेखा मानचित्र की पूरी तरह से आपको ये जानकारी हो जाती है कि ये तो जम्मू कश्मीर है, ये पंजाब है, ये हरियाणा है, ये राजस्थान है, ये गुजरात है, ये महाराष्ट्र है, ये कर्नाटक है, ये आगे निकाले तो बेटा आ जाता है छोटा सा राज्य यहाँ पे गोवा है, समझ में आ गया? आगे निकाले तो केरल है, तमिलनाडु है। मेरा कहने का मतलब मैं आपको ऐसा करके क्यों बता रहा हूँ भाई? ऐसा इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ मुझे तो कन्फर्म है, समझ में आ गया? लेकिन सही जगह पर आपको मानचित्र का प्रश्न आपको अंकित करना है, समझ में आ गया? इसलिए भारत के राज्यों की स्थिति, समझ में आ गया, दिशा के अकॉर्डिंग कि कौन सा राज्य कहाँ है, समझ में आ गया? दक्षिण में जाए तो कौन कौन से राज्य हैं, पश्चिम में आए तो कौन कौन से राज्य हैं, समझ में आ गया? उत्तर पूर्व की ओर जाए तो कौन कौन से राज्य हैं, मध्य भारत की बात करें तो कौन कौन से राज्य हैं, समझ में आ गया? प्रत्येक राज्य की लोकेशन आपको अपने माइंड में जो है कंफर्म होनी चाहिए, समझ में आ गया? तभी जा करके आप मानचित्र के प्रश्न को आसानी से क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे, समझ में आ गया? तो मैं थोड़ा सा ये जो आपको मैंने स्पीच दिया है, समझ में आ गया? थोड़ा सा जो मैंने आपको सजेस्ट किया है, सुझाव दिया है, जो भी है बेटा ये मैंने आपको इसलिए दिया है क्योंकि बात आती है मानचित्र वाले प्रश्नों की, समझ में आ गया? तो प्रश्न आपको कैसे आता है
कि राजस्थान के रेखा मानचित्र में निम्न को अंकित कीजिए, राजस्थान का भी बन गया, समझ में आ गया। राजस्थान का कोई सा भी जिला दे देगा, 33 जिलों में से कोई सा भी जिला दे दिया आपको, है ना, कि प्रतापगढ़ कहाँ है, जयपुर कहाँ है, चित्तौड़गढ़ कहाँ है, अलवर कहाँ है या भरतपुर कहाँ है, समझ में आ गया। और दे करके सीधा कहेगा कि इनको इकाई के मानचित्र में, राजस्थान के रेखा मानचित्र में बराबर क्या कीजिए, अंकित कीजिए, समझ में आ गया। ऐसे बनते हैं मानचित्र के प्रश्न। जैसे मानचित्र का प्रश्न बन गया, है ना, कि नॉर्मल मैं आपको बताऊं तो जैसे बन गया बेटा आपका राणा प्रताप सागर बांध, समझ में आ गया। और राणा प्रताप सागर बांध जो है कहाँ है, चित्तौड़गढ़ जिले में है। कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ जिले में है। और राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर बना हुआ है, समझ में आ गया। जब आपको पूरा क्लियर होगा कि भैया राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर बना हुआ है और चित्तौड़गढ़ जिले में है, तो आप आसानी से भर दोगे उसको, समझ में आ गया। तो राणा प्रताप सागर बांध के लिए आप राजस्थान में भी लगभग कहाँ जाओगे, लगभग चित्तौड़गढ़ जिले की ओर जाओगे, समझ में आ गया, हो गया अंकित। ऐसे ही प्रश्न आपका बनता है कि निम्न को भारत के रेखा मानचित्र में अंकित कीजिए, है ना। भारत का कोई भी शहर आपको दे देगा, चाहे कोयला उत्पादक क्षेत्र दे दिया, चाहे लोहा उत्पादक क्षेत्र दे दिया, चाहे चीनी उद्योग का केंद्र दे दिया, चाहे सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र दे दिया, समझ में आ गया। कोई या कहें तो सीमेंट उद्योग का केंद्र दे दिया, कोई भी दे दिया XYZ, समझ में आ गया। तो आपको क्या करना है, भारत के रेखा मानचित्र में उनको भरना है, समझ में आ गया। जैसे दे दिया भिलाई लोहा इस्पात संयंत्र केंद्र, तो भिलाई कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है। जैसे दे दिया सेलम कहाँ पे है, तमिलनाडु में। राउरकेला तो कहाँ पे है, उड़ीसा में। कहाँ पे है बेटा, उड़ीसा में, समझ में आ गया। बोकारो झारखंड, जमशेदपुर झारखंड, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, ऐसे देना होता है आपको, समझ में आ गया। तो स्थान आपको निकालने होते हैं। तो निम्न को भारत के रेखा मानचित्र में क्या कीजिए, अंकित कीजिए, समझ में आ गया। और आपको जो भी पूछना होगा वो दे देगा और उनको आपको फिर कहाँ दर्शाना है, भारत के रेखा मानचित्र में दर्शाना है ना। बोर्ड के एग्जाम में जब आप बोर्ड के जो एग्जाम हॉल है उसके अंदर आप जब बैठोगे तो आपको मानचित्र मिलेगा बाकायदा ना, राजस्थान का भी मिल जाएगा, भारत का भी मिल जाएगा और आपको वर्ल्ड का भी मिल जाएगा, समझ में आ गया। तीनों मैप आते हैं और तीनों मैपों की आपको जो है घनघोर तैयारी करनी है, समझ में आ गया। मानचित्र का प्रश्न जो है आपका किसी भी सूरत में जो है गलत नहीं जाना चाहिए। मैं बैठा हुआ हूँ आपको मानचित्र के मामले में आपको परिपक्व करने के लिए, मैं बैठा हुआ हूँ, समझ में आ गया। आपका मानचित्र का प्रश्न मैं आपका किसी भी सूरत में गलत नहीं जाने दूंगा, लेकिन आप सपोर्ट करें मुझे, मैं आपको कैसे समझा रहा हूँ वैसे ही आपको लेके चलना है, समझ में आ गया। तो सूरत चला जाएगा गुजरात, बठिंडा चला जाएगा पंजाब, कहाँ चला जाएगा बेटा, पंजाब। और भोपाल कहाँ चला जाएगा, भोपाल आपको मालूम ही होगा मध्य प्रदेश की क्या है, राजधानी है। तो भोपाल बराबर कहाँ चला गया, मध्य प्रदेश। कहाँ चला गया, मध्य प्रदेश। कोई दिक्कत। ऐसे ही वर्ल्ड का रेखा मानचित्र भी आ जाता है, यानी विश्व की रेखा मानचित्र में निम्न को क्या कीजिए, अंकित कीजिए, समझ में आ गया। जैसा मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता दूँ, बन गया पर्थ, ठीक है, बन गया सिडनी, क्या बन गया, सिडनी, बन गया कैनबरा, क्या बन गया बेटा, कैनबरा, ठीक है, बन गया। आगे निकालें, पर्थ बन गया, सिडनी बन गया, कैनबरा बन गया। आगे निकालें तो बन गया टोक्यो, क्या बन गया, टोक्यो, समझ में आ गया। शिकागो, एक और लिख देता हूँ मैं आपको, एज ए एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं तो आपको कि ऐसे जो है वर्ल्ड की रेखा मानचित्र के लिए भी प्रश्न पूछे जाते हैं। पर्थ शहर है, सिडनी शहर है, कैनबरा शहर है ऑस्ट्रेलिया में। तीनों कहाँ पे जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, समझ में आ गया। टोक्यो जापान की राजधानी है और शिकागो आ जाता है, शहर है USA संयुक्त राज्य अमेरिका, कहें तो अमेरिका के अंतर्गत, समझ में आ गया। तो शिकागो ये कहाँ पे है, अमेरिका में। कहाँ पे है, अमेरिका में। चले आगे। तो ऐसे जो है कहें तो बेटा राजस्थान के लिए भी, भारत के लिए भी और वर्ल्ड के लिए भी, यानी संसार का रेखा मानचित्र भी आपसे पूछा जाता है, और जो कि फ्री फोकट के नंबर हैं। केवल हमें है ना क्या करना होता है, केवल दर्शाना होता है, समझ में आ गया। सही जगह पर उसको दर्शाना होता है कि ये चीज़ जो पूछी जा रही है उसके लिए सही स्थिति ये है, इसको हमें यहाँ दर्शाना है, समझ में आ गया। कोई दिक्कत। तो आपके लिए जो मैंने पहला मानचित्र बनाया है, इस रेखा मानचित्र में आपको क्या भरना है, ठीक है, भरिए। तो मैंने क्या कहा था आपको कि सर्वाधिक एवं सबसे कम लिंगानुपात वाला क्या बतलाइए, राज्य बतलाइए, है ना। तो देखिए बेटा, भारत का नीचे ही नीचे राज्य है केरल। कौन सा है बेटा, नीचे ही नीचे राज्य है केरल, ठीक है। और केरल में 1084, ये तो है महिलाओं की संख्या, बता दिया मैंने आपको पहले। और नीचे आ जाता है पुरुषों की संख्या, यानी कि बटे में 1000, ये किसकी संख्या है, पुरुषों की संख्या है ना। ये लो साहब, केरल को दिखा दिया हमने। और केरल को कैसे दिखाया है ना, मानचित्र मिलेगा आपको तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको तो खाली क्या करना है, एक एरो निकालना है केरल से। कहाँ से बेटा, केरल से आपको एक एरो निकालना है, और एरो को निकाल करके इधर थोड़ा सा दूर ला करके लिख देना राज्य कौन सा है, केरल, ठीक है। आगे निकालिए, यहाँ ऊपर तो हो जाता है लगभग जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाद में यहाँ हो जाता है बेटा आपका पंजाब, और पंजाब के बाद में यहाँ हो जाता है बेटा आपका लगभग हरियाणा, ठीक है।
और ये आपका हो ही जाता है कौन सा, राजस्थान, ठीक है। राजस्थान के बाद में ये आपका हो जाता है गुजरात, ठीक है। गुजरात के बाद में ये हो जाता है बेटा आपका महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद में यहाँ निकालें तो ये हो जाता है आपका कर्नाटक, ठीक है। और महाराष्ट्र और कर्नाटक जो आपके राज्य हैं, इन दोनों राज्यों की जो सीमाएं आपस में मिलती हैं इसी तट पर, है ना, इसी तट पर। कौन से तट पर, पश्चिमी तट पर, जहां महाराष्ट्र और कर्नाटक, आप देख लेना, आपको नज़र आ जाएगा, मानचित्र आपके आसपास में हो तो आपको समझ में आ जाएगा ना। तो दोनों राज्यों की सीमाएं जहां आपस में मिलती हैं वहाँ इसी तट पर एक छोटा सा राज्य भी आपको नज़र आता है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा क्या है बेटा, राज्य है, गोवा। कौन सा है, गोवा। समझ में आ गया। तो मैंने आपको मानचित्र के लिए प्रश्न क्या बनाया था कि भारत में सर्वाधिक और सबसे कम लिंगानुपात वाला क्या राज्य बतलाइए, है ना। तो भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है बेटा, केरल। कितना है, 1084/1000, ठीक है। और सबसे कम में आपको यहाँ निकाल देना है हरियाणा। कौन सा निकाल देना है बेटा, हरियाणा, ठीक है। और हरियाणा में मैंने आपको बता दिया कितना है, 877/1000 आ जाएगा, कोई दिक्कत। तो भारत में सर्वाधिक सीधा सीधा दे दिया एग्जामिनर ने, हरियाणा को डायरेक्ट भी पूछ सकता है और केरल को डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि केरल को और हरियाणा को भारत के रेखा मानचित्र में अंकित कीजिए। लेकिन नहीं, एग्जामिनर को कहीं ना कहीं आप जैसे जो ब्रिलियंट बच्चे बैठे हुए हैं उनको कहीं ना कहीं घुमाना भी होता है, हल्का सा घुमाना होता है ना। और घुमा दिया, कैसे कह करके घुमा दिया आपको तनिक भी चौकन्ना, बिल्कुल मैं कहने का मतलब आपको तनिक भी सॉफ्ट नहीं होना है, समझ में आ गया। आपको चौकन्ना रहना है, आपको माइंड एक्टिव रखना है, फुर्तीला रखना है। एग्जामिनर चाहे प्रश्न की भाषा शैली को कितना भी तोड़ मरोड़ दे, लेकिन आपको समझना है कि हाँ ये प्रश्न क्या कह रहा है, तब जाकर के आपको प्रश्न का आंसर जो है क्या करना है, सॉल्व करना है। समझ में आ गया। तो हरियाणा भी दे सकता है डायरेक्ट, और कैसे भी दे सकता है, केरल भी दे सकता है। लेकिन प्रश्न को घुमा दिया, कैसे घुमा दिया कि भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल, है ना। आंसर आपको पता है कौन सा आएगा, केरल। लेकिन क्या कह दिया कि भारत के रेखा मानचित्र में निम्न को अंकित कीजिए, और क्या कह दिया कि भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, है ना। तो आंसर आपको क्लियर होना चाहिए, आपको यहाँ दिमाग में होना चाहिए आंसर कि केरल आएगा भाई। क्या आएगा बेटा, केरल आएगा। और केरल को केरल वाली जगह पर जा करके थोड़ा सा एरो का निशान निकाल करके, जैसे मैंने निकाला हुआ है ऐसे निकाल करके और लिख देना केरल, है ना। और चाहो तो आंकड़ा भी दर्शा देना कितना है बेटा कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, 1084। समझ में आ गया। और कहें तो आगे क्या बनाया प्रश्न कि सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य बराबर कौन सा है बेटा, हरियाणा। और कितना है मैंने आपको ये भी आंकड़ा पहले ही बता रखा है। बोलो कोई दिक्कत आई, समझ में आ गया। तो क्या लिखना बेटा आपको, केरल और हरियाणा सबसे कम और सर्वाधिक वाला लिंगानुपात वाला राज्य, दोनों निकाल दिया हमने, निकाल दिया बेटा। तो सर्वाधिक एवं सबसे कम, है ना बेटा, लिंगानुपात वाला राज्य बतलाइए। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल हो गया, और सबसे कम बराबर कौन सा हो गया, हरियाणा। ऐसे निकालने होंगे आपको, और ऐसे ही मानचित्र बनाना आप भी, है ना। पेन से मत बनाना, क्योंकि बनेगा नहीं आपसे, है ना। और गड़बड़ी करोगे आप, मुझे समझ में आ रहा है यहीं से, है ना बेटा। आप गड़बड़ी करोगे, निश्चित गड़बड़ी करोगे, इसलिए रूल का सहारा लेना, है ना। और मिटाने के लिए आपके पास में होगा ही, कोई लगे तो आपको नहीं बन रहा है तो बार बार बनाने का प्रयास करना, बन जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना, बन जाएगा। हाँ मैंने कहा था ना आपको 4-5 बार 6 बार 10 बार लास्ट आपसे नहीं बनेगा, लेकिन बाद में आपको प्रैक्टिस होती हुई चली जाएगी, है ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। लेकिन मानचित्र आपको हर हाल में बनाना आना चाहिए। समझ में आ गया, कोई दिक्कत बेटा। चले आते हैं ना आगे, देखिए बेटा। तो नीचे ये जरूर लिख देना, सर्वाधिक एवं सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य, ये जरूर लिख देना। भर लो दोनों को, दोनों भर लेना। सर्वाधिक में केरल आएगा और सबसे कम में कौन सा आएगा, हरियाणा। ये प्रश्न मैंने आपको जो पिछली वीडियो हमारी रही हैं उनमें मैंने आपको पहले ही क्लियर कर रखे हैं, समझ में आ गया। लेकिन हमें तो इन प्रश्नों को अब काय में दर्शाना है, मानचित्र में दर्शाना है। समझ में आ गया, हमें इन प्रश्नों को अब काय में दर्शाना है बेटा, मानचित्र में दर्शाना है, जो कि कार्य हम कर रहे हैं। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताना, है ना बेटा। बाई कमेंट आप अपनी प्रॉब्लम जो है शेयर कर सकते हैं। समझ में आ गया, टीचिंग संबंधी जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको आप कहें, बाई कमेंट कहें, और मैं भी बेटा आपको बाई कमेंट के माध्यम से आपका कोई भी टॉपिक जो आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है उसको क्लियर करूँगा। समझ में आ गया, मैंने कहा ना कि मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा बेटा, है ना। देखिए तो आपने क्या किया बेटा कि आपने केरल को दिखा दिया और हरियाणा को दिखा दिया, आप दिखा दिया बेटा। चलते हैं आगे, है ना। अब मैं जैसे कहूँ कि भारत में सर्वाधिक एवं सबसे कम, है ना, भारत में सर्वाधिक एवं सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य। तो अब तक तो हमने क्या बताया था
कि भारत में सर्वाधिक एवं सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य, ये निकाले थे। बोलो निकाले थे कि नहीं निकाले थे? निकाले थे। लेकिन अब क्या कह रहा हूँ मैं अब ये कह रहा हूँ बेटा कि भारत में सर्वाधिक एवं सबसे कम जन घनत्व वाले राज्य। प्रश्न आपको पहले ही करा रखा है मैंने, पिछली वीडियो ध्यान आ रही है आपको? तो क्या निकालोगे आंसर कि भारत में सर्वाधिक जन घनत्व वाला राज्य बिहार। कौन सा आएगा बेटा? बिहार। बोलो करा रखा आपको। और भारत में सबसे कम जन घनत्व वाला राज्य बराबर कौन सा आएगा? सबसे कम जन घनत्व वाला राज्य। ध्यान कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बता ही दूंगा आपको, है ना? तो आपको आ गया होगा आंसर, क्या आएगा? अरुणाचल प्रदेश। मैंने बता दिया आपको, कोई दिक्कत बेटा? तो ऐसे निकालने होते हैं आंसर, समझ में आ गया? तो सर्वाधिक जन घनत्व वाला राज्य बराबर बिहार, 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम जन घनत्व वाले राज्य की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? तो कौन सा आ जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, जहां प्रति वर्ग किलोमीटर में मात्र कितने बेटा? मात्र 17 व्यक्ति ही क्या करते हैं? निवास करते हैं। बोलो बेटा आपको आंसर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलें आगे। तो यहाँ अगला प्रश्न जो है उसके लिए हम क्या क्या दिखाने वाले हैं? मानचित्र में क्या दिखाने वाले हैं कि सर्वाधिक एवं सबसे कम जनघनत्व वाले राज्य, है ना? तो मैं निकाल रहा हूँ आगे, है ना? मैं तो इसी मानचित्र से ही बनाते हुए चला जाऊँगा, लेकिन आप जो चीज़ मैं आपको अलग अलग दर्शा रहा हूँ उसके लिए अलग अलग क्या बना देना? मानचित्र बना देना। समझ में आ गया? एक में ही मत करना कि मैं तो यहाँ तो एक से ही काम चला रहा हूँ ना, यहाँ एक ही मानचित्र बनाया हुआ है, यहीं से मिटाल करके जो चीज़ आपको दर्शानी है उनको बारी बारी से मैं आपको आगे आगे चलकर दिखा रहा हूँ। समझ में आ गया? लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है कि एक ही मैप बना दिया और उसी में तो मैंने लिंगानुपात दिखा दिया, उसी में मैंने क्या दिखा दिया? उसी में मैंने जनघनत्व दिखा दिया और उसी में ही मैंने क्या दिखा दिया भैया? साक्षरता दिखा दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना है ना? खिचड़ी नहीं पकानी है आपको, अलग अलग मानचित्र बनाना है आपको। समझ में आ गया? चाहे मैंने कहा था ना आपको, एक पन्ने पर चाहे भले 4 या 5 मानचित्र बन जाए, बनाने आपको, है ना? इतना बड़ा मानचित्र भी नहीं बना देना कि लो साहब ये हमारा क्या है भैया? मानचित्र है। नहीं, समझ में आ गया? छोटे छोटे मानचित्र बनाने हैं और उनके अंदर मैं आपको क्या चीज़ें दर्शाने का यहाँ प्रयास कर रहा हूँ वो चीज़ें भी आपको घर बैठे वहाँ से दर्शानी हैं। समझ में आ गया? चलें आगे बेटा, है ना? तो मैंने क्या कहा आपको? सर्वाधिक, मैं पहले नीचे लिख देता हूँ मानचित्र के नीचे, है ना? क्या चीज़ हमें दर्शानी है? समझ में आ गया कि सर्वाधिक एवं सबसे कम, सर्वाधिक एवं सबसे कम जन घनत्व वाला राज्य। जन घनत्व की बात कर रहा हूँ बेटा मैं, है ना? प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है? जनघनत्व कहा जाता है। और जनघनत्व ज्ञात करने का सूत्र क्या है कि प्रदेश की कुल जनसंख्या बटे प्रदेश का कुल क्षेत्रफल। निकाल दिया मैंने, सब चीज़ें आपको पहले बता रखी हैं ऑलरेडी। पाठ जो मैंने आपको कराया है, प्रश्न जो भी मैंने आपके लिए उठाए हुए हैं, समझ में आ गया? सारे प्रश्न आप अगर याद करते हुए घर से चलते हैं तो बोर्ड के एग्जाम के अंदर पहले लेसन के अंदर से आपका जो प्रश्न है वो आउट होने वाला नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाएगा। आप तो केवल जो आपको पढ़ा दिया गया है बेटा उसको आप रिवाइज करते रहें। समझ में आ गया? पेपर जो है हमारे नोट्सों के अंदर से ही आ जाएगा, आपको तनिक भी विचलित होने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? तो देखिए बेटा, सर्वाधिक एवं सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य, तो देखिए भाई ये भारत का यहाँ लगभग ऐसी आकृति में भारत का पड़ोसी मुल्क है नेपाल, लेकिन नेपाल से हमारा कोई लेना देना नहीं है अभी, है ना? फिलहाल में क्यों नहीं है? क्योंकि हमें तो यहाँ क्या निकालना है कि सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य। तो नेपाल के जस्ट नीचे ही यहाँ से लोकेशन निकल कर आती है, देख लेना बेटा आप, है ना? ये आ जाता है आपका बिहार। कौन सा जाता है बेटा? बिहार। और बिहार में कितना है? 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य बराबर बिहार। इधर देखिए बेटा, बिहार का मतलब मैंने कहा था ना आपको, भारत का पड़ोसी मुल्क है नेपाल। कौन सा है? नेपाल। और नेपाल के जस्ट नीचे है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जस्ट पास में है बिहार। कौन सा है? बिहार। जैसा कि मैं यहाँ आपको दर्शा रहा हूँ बेटा ना, उंगली रखकर मैं आपको दर्शाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये है बिहार। कौन सा है बेटा? बिहार। समझ में आ गया? और बिहार जो है सर्वाधिक जनघनत्व वाला क्या है बेटा? राज्य है। क्या है भाई? राज्य है। तो यहाँ निकाल दिया मैंने आपको, है ना? बिहार आ गया। और कितना है? 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बोलो बात यहाँ क्लियर हुई कि नहीं हुई? समझ में आ गया? अच्छा जी, सबसे कम की भी बात कर लेते हैं। किसकी भी बात कर लेते हैं? सबसे कम की भी बात कर लेते हैं। इधर देखिए, सबसे कम यहाँ से निकल के आएगा, है ना? उत्तरी पूर्वी राज्य, भारत के इधर दिशा है उत्तर और इधर दिशा है पूर्व, ठीक है?
इधर दिशा है उत्तर और इधर है पूर्व। उत्तरी पूर्वी राज्यों में इधर भारत के लगभग है ना 6-7 राज्य हैं, है ना बेटा। कितने राज्य हैं? 6 या 7 राज्य हैं। देखो बेटा, यहाँ उत्तर और इधर पूर्व, समझ में आ गया? इधर उत्तर और इधर क्या हो जाएगा? पूर्व, समझ में आ गया? और उत्तरी पूर्वी राज्यों की बात करें तो मैं आपको थोड़ा उतार ही देता हूँ बेटा, आपको तनिक और थोड़ा पास से देखने को मिल जाएगा, है ना। देखिए बेटा, तो ये जो है बेटा आपका नेपाल, क्या है भाई? नेपाल, जहाँ मैंने अपनी उंगली रखी हुई है ना बेटा, ये क्या है आपका? नेपाल। नेपाल के बाद में भारत का एक छोटा सा राज्य आ जाता है सिक्किम। सिक्किम के बाद में जहाँ आपको मैंने अब दिखा रहा हूँ बेटा, दिखा रहा हूँ, ये है आपका भूटान। क्या है बेटा? भूटान। ऊपर जो ये पूरा एरिया है चीन और तिब्बत का है ना। भारत का पड़ोसी मुल्क कौन सा है बेटा? इधर कौन सा है भाई? चीन है। समझ पा रहे हो ना? अब तो मैं थोड़ा मानचित्र उतार के बेटा आपकी सुविधा के लिए थोड़ा नज़दीक ले लिया है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आपको जितना हो सके बेटर समझ में आना चाहिए, है ना बेटा। अच्छा बेटा, मैं क्या कह रहा था आपको कि हमें सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य निकालना है बेटा। तो सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य यहाँ से निकालोगे आप, है ना बेटा। ये रहा आपका, है ना, बिल्कुल चीन के बॉर्डर पर है, चीन से सीमा भी लगती है, समझ में आ गया। और ये है बेटा आपका अरुणाचल प्रदेश। आपको ये ग्रीन प्रिंटिंग नज़र आ रही होगी, आ रही है ना, ये हरा कलर जो आपको नज़र आ रहा है बेटा, तो यही है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है बेटा, कौन सा है भाई? अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश जो है भारत के अंदर, यहाँ बात करें जनघनत्व की तो कितना जनघनत्व है? मात्र 17 व्यक्ति। कितना है बेटा? ये निकाल दिया मैंने आपको यहाँ से, है ना, अरुणाचल प्रदेश। क्या निकाल दिया बेटा? अरुणाचल प्रदेश। और इसका आंकड़ा भी लिख देना, कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो मानचित्र के प्रश्न जो है ना बेटा ज़्यादा कठिन नहीं है। आप अगर बारीकी से समझते हुए चलोगे तो आपको मानचित्र जो है हमेशा के लिए ही क्लियर होते चले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार समझ ली तो उसके बाद आगे चलकर हम भूल जाएंगे, नहीं। ढंग से समझोगे ना आप, जैसे मैं आपको समझाने का यहाँ प्रयास कर रहा हूँ, ऐसे अगर आप समझ कर चलोगे तो बेटा आप मानचित्रों को कभी भी भूलने वाले नहीं हैं। समझ में आ गया? तो मैंने क्या कहा आपको कि सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य तो हो गया बिहार। कितना है बेटा? 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य बराबर कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। तो ऐसे आते हैं बोर्ड के एग्जाम में मानचित्रों वाले प्रश्न जो हैं, कभी कभी ऐसे भी बनकर आ जाते हैं कि सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य बराबर क्या बन गया? बिहार। सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य बराबर कौन सा बन गया? अरुणाचल प्रदेश। कितना है बेटा? निकाल लीजिए, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऐसे बन के आ जाते हैं। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल। सबसे पिछड़ा हुआ राज्य कई के मामले में, साक्षरता के मामले में, तो कौन सा आ जाएगा? बिहार आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा बेटा? बिहार। तो प्रश्न जो है आपके लिए ऐसे बनकर आते हैं जिनकी आपको हमेशा जो है क्या करनी है? तैयारी करनी है। समझ में आ गया? तो मानचित्र के प्रश्नों में आपका नंबर बिल्कुल भी नहीं कटना चाहिए। आज के लिए जो मैंने आपको ये मानचित्र बनाए हैं बेटा, इनको भर लेना, है ना। मानचित्र बना करके भर लेना। क्या क्या चीज़ें बताई मैंने आपको? एक तो सर्वाधिक और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य, इसमें एक तो आ गया बेटा केरल और एक तरफ आ गया हरियाणा, आ गया। ऐसे ही बात करूं मैं बेटा काई की कि भारत में सर्वाधिक एवं सबसे कम काई की बेटा जनघनत्व वाले राज्यों की आ जाएगा। तो भारत में सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य बराबर कौन सा हो जाएगा? बिहार। और सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य जो है कौन सा हो जाएगा भाई? आपका अरुणाचल प्रदेश। कौन सा हो जाएगा बेटा? अरुणाचल प्रदेश। कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आज की वीडियो जो है आज बेटा अपन यहीं ऑफ करते हैं। ठीक है, मैंने कहा था ना आपको कि ये चैप्टर जो है आपका लगभग क्या हो गया? पूरा हो गया है। मानचित्र वाले जो प्रश्न हैं इनको हम आगे भी ऐसे ही, है ना, बीच बीच में हमें जब जब क्या मिलता रहेगा, समय मिलता रहेगा, तो हम मानचित्र वाले प्रश्नों को भी सॉल्व करते रहेंगे। समझ में आ गया? लेकिन ये जो आपका पाठ है बेटा खंड ब में जो आपका पहला पाठ है, समझ में आ गया, भारत की जनसंख्या घनत्व वितरण और संगठन वाला जो आपका लेसन चल रहा था, ये लगभग आपका चैप्टर जो है क्या है बेटा? कंप्लीट है। समझ में आ गया? इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे वो अगला जो हमारा खंड ब में दूसरा चैप्टर है, समझ में आ गया? प्रवास। क्या आएगा बेटा? प्रवास, प्रवास के प्रकार, प्रवास के कारण और प्रवास के परिणाम। जल्द ही, ठीक है बेटा, वो वीडियो भी लेकर हम, यानी कि अगला चैप्टर जो है हमारा स्टार्ट करेंगे। अगली वीडियो लेकर हम आ रहे हैं, है ना बेटा। आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें। समझ में आ गया? वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना तो बेटा कतई ना भूलें। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, टेक केयर बेटा, बाय बाय।